नमस्कार दोस्तों। 21 दिन का लॉकडाउन बीत गया और फिर से 19 दिन का लॉकडाउन शुरू हो गया है। लॉकडाउन पार्ट 2 जिसको कहा जा रहा है, और जो 3 मई तक जारी रहने की उम्मीद है कि अभी हमें 19 दिन का ये लॉकडाउन और निकालना है। तो कुल मिलाकर हमारे पास में ये 40 दिन का लॉकडाउन होगा जिसको हमें काटना है, जिसमें से हम आधा हिस्सा काट चुके हैं और आधा हिस्सा अभी और हमारे सामने खड़ा है कि अभी हमने उसे भी काटना है। खैर, जैसे ये 21 दिन कटे, जैसे 21 दिन बीते, वैसे ही ये आगे आने वाले 19 दिन और बीतें। ठीक है, कई जगहों पर कुछ चीज़ें बहुत ऐसी हो रही हैं जो दिल को दुखा रही हैं, लेकिन इस समय हम सब जिसे कहते हैं कि विवश हैं। हम सब घरों में कैद हैं, तो हम कहाँ जा सकते हैं, किसको कैसे मदद कर सकते हैं। घर बैठे जितना कर सकते हैं उतना सब लोग अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं। ये बात अलग है कि बहुत सारे लोग उसको बता रहे हैं और बहुत सारे लोग चुपचाप कर रहे हैं। सब तरह के लोग होते हैं, सब तरह की चीज़ें होती हैं। पिछले कुछ दिनों में जो 2 पत्रिकाएं निकलती हैं, विभूम स्वर और शिवना साहित्य की, उसका थोड़ा सा काम था और उन किताबों पर काम चल रहा था। चूँकि अप्रैल अंक आते हैं उनके, तो दोनों के अप्रैल अंक पर काम चल रहा था। अप्रैल अंक अब आ चुके हैं, तो अब थोड़ा सा ये समय मिला कि अब फिर से हम इस काम को शुरू करें। और इस बार इसको एक नाम दिया है, किताबें करती हैं बातें, जो सफदर हाशमी साहब की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, उसकी एक पंक्ति है, किताबें करती हैं बातें। तो इस किताबें करती हैं बातें में जो मैंने आने वाले 3 दिन जिन किताबों पर काम करना है उनके बारे में बताया है। उन किताबों में आज हम एक आत्मकथा पर बात करेंगे, कल एक उपन्यास पर बात करेंगे और परसों एक कविता संग्रह पर बात करेंगे, ताकि कुछ अलग अलग किताबों पर बात हो पाए। ये बात ज़रूर है कि कई लोग मुझसे कह रहे हैं कि किताबें उन्होंने मुझे भेजी हैं और मैं उन पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे साथ जो मैं पहले दिन ही एक परेशानी बता चुका हूँ कि जो किताबें मेरे पास घर पर उपलब्ध हैं, मैं केवल उन्हीं किताबों पर बात कर रहा हूँ, उन्हीं पर बात कर पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी किताबें मेरे ऑफिस में रखी हुई हैं जहाँ से मैं अभी तो फ़िलहाल उन्हें उठाकर नहीं ला सकता। एक छोटा सा पैकेट जो विश्व पुस्तक मेले से मेरे घर आ गया था और घर पर रखा है, मैं केवल उन्हीं किताबों पर यहाँ बात कर पा रहा हूँ, क्योंकि कि जिस किताब पर बात करना है वो किताब कम से कम मेरे पास हाथ में रहे। आज मैं एक बहुत खूबसूरत किताब पर बात करने जा रहा हूँ। इस किताब ने मुझे पिछले 2 दिन से, आज और कल, बीता हुआ कल, 2 दिन से इस किताब ने मुझे दीवाना सा बना रखा है। ऐसी हाल कर रखी है कि मैं इसे छोड़ ही नहीं पा रहा। एक बार इसको जब मैं पुस्तक मेले से नीरज गोस्वामी जी की बहुत कठोर अनुशंसा पर ख़रीद कर लाया था, तो मैंने इस किताब का साइज़ देखा कि ये 512 पेज की किताब है, तो मैंने इसे रख दिया था कि इसको ठीक है, इसको कभी पढ़ेंगे। लेकिन अब चूँकि लॉकडाउन हुआ तो मुझे लगा कि अब इससे अच्छा कोई समय नहीं हो सकता, और चूँकि जोश मलिहाबादी मेरे बहुत पसंदीदा शायर हैं, तो मैंने इस किताब को बस ऐसे ही टटोलने के हिसाब से पढ़ना शुरू किया। लेकिन इस किताब में से 2 हाथ निकले और उन्होंने मुझे गिरफ्त कर लिया, और गिरफ्त करने के बाद में फिर कह दिया कि अब छुटकारा नहीं है पूरा पढ़े बिना। और मैं, जिसे कहते हैं कि कोई सूफ़ी की हालत जैसी हो जाती है या किसी दीवाने की हालत जैसी हो जाती है, मैं लगभग उसी हालत में इस किताब को पढ़ता रहा। मुझे नहीं पता कि पंखा चल रहा है कि नहीं, मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता था। इतनी खूबसूरत किताब है, ऐसा गद्य है कि जोश मलिहाबादी जी अगर आज ज़िंदा होते तो मैं उनसे कहता ज़रूर कि आप कहाँ शायरी में उलझ गए थे। आप तो गद्य के लिए पैदा हुए थे, आप तो नस्र के लिए पैदा हुए थे, आप यही लिखते। एक ऐसा गद्य जिसको पढ़ते समय आपको खुशबू महसूस होती है, आपको ऐसा लगता है कि शब्दों में से खुशबू निकल कर आ रही है। वाक्यों को जो आप पढ़ते हैं तो आपको आपके मन में अंदर ही उफ़ और क्या बात है और आह सब कुछ निकलता है। ऐसा गद्य मैंने बरसों बाद पढ़ा, इतना सलीके का गद्य, इतना जमा हुआ गद्य। तो ये किताब है मशहूर शायर जोश मलिहाबादी की बहुचर्चित आत्मकथा यादों की बारात, और इसका अनुवाद किया है नाज खान जी ने, जो कि बरेली की रहने वाली हैं शायद, मैं
जी, बरेली की रहने वाली हैं नाज खान। और मुझे लगता है कि इसमें अनुवाद लिखा गया है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि जब उर्दू से हिंदी में कोई चीज़ आती है तो वो लिप्यांतरण होता है, अनुवाद होता नहीं है वहाँ पर, और अनुवाद की गुंजाइश भी नहीं होती, क्योंकि उर्दू और हिंदी में केवल लिपि का ही भेद है। बाकी तो जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे यहाँ भी कहीं अनुवाद जैसा कुछ नहीं दिखा, इसलिए ये एक लिप्यांतरण है जो नाज खान जी ने किया है। और ये एक संवाद प्रकाशन मेरठ से ये किताब प्रकाशित होकर आई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये भारी भरकम किताब है, 512 पेज की किताब है, लेकिन इसका मूल्य केवल 400 रुपये है। और जब मैंने इसे पुस्तक मेले में ख़रीदा था तो पुस्तक मेले के डिस्काउंट के बाद और ये लगभग 350 या इतने में मुझे पड़ गई थी। उस हिसाब से ये किताब अपने मूल्य के हिसाब से ये किताब बहुत अच्छी है। ये यादों की बारात जो है, ये जोश मलिहाबादी जी का बहुत ही चर्चित उनकी आत्मकथा रही है। बहुत बिकी, बहुत मकबूल हुई, बहुत पॉपुलर हुई, और जिसे कहते हैं कि बहुत पढ़ा गया इसको। मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि ये किताब कोई आत्मकथा नहीं है। इसको आप केवल आत्मकथा कहकर नहीं टाल सकते कि ये जोश मलिहाबादी जी की आत्मकथा है। जोश मलिहाबादी जी के बारे में आप लोग ये तो जानते हैं कि वो बहुत बहुत बड़े शायर हुए हमारे गुजरे ज़माने के, लेकिन वो भारत और पाकिस्तान दोनों के नागरिक रहे। वो पहले भारत के नागरिक थे, फिर विभाजन के बाद भी वो पाकिस्तान नहीं गए, लेकिन बहुत बाद में कुछ परिस्थितियों के चलते पाकिस्तान चले गए, लेकिन भारत में उनका मन लगा रहा। और बहुत सारा ऐसा रहा जिसके कारण वो यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ होते रहे। और इस पूरे सफ़र में जो कुछ उनको अनुभव हुए उसको उन्होंने यहाँ कलमबद्ध किया है, और क्या खूब कलमबद्ध किया है। इस किताब की एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि ये आज़ादी से ठीक पहले और आज़ादी के ठीक बाद के, आज़ादी के पहले के लगभग 25 साल और आज़ादी के बाद के भी ये मानकर चलिए लगभग 20-25 साल, उन 50 सालों का इतिहास है। ये कोई आत्मकथा नहीं है। इसको आप केवल आत्मकथा कहकर उस दायरे में नहीं बांध सकते। ये इतिहास है। जब आप इसे पढ़ते हैं तो बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलती हैं। इतिहास, विभाजन और विभाजन से पहले भारत की स्थिति, विभाजन के बाद भारत की स्थिति, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बीच के आपसी रिश्ते, उनके आपसी एक दूसरे के साथ संबंध, उन सब पर बहुत अच्छे से चर्चा की है जोश मलिहाबादी जी ने, क्योंकि उन सब से इनके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। और इसके अलावा भारतीय संस्कृति में, भारतीय तहजीब में जो परिवर्तन हुआ अंग्रेज़ों के आने के बाद, अंग्रेज़ के जाने के बाद, वो सब चीज़ें, और फिर पाकिस्तान जाने के बाद उन्होंने पाकिस्तान को क्या देखा, पाकिस्तान को किस तरह देखा। जोश मलिहाबादी जी के साथ भी एक बड़ी दिक्कत ये रही कि वो कहीं भी नहीं टिक पाए। उनकी गैरत, उनकी खुददारी ने उन्हें कहीं टिकने नहीं दिया। वो जिसे कहते हैं ज़मींदारों के और नवाबों के ख़ानदान से हुआ करते थे। मलिहाबाद में उनके दादा परदादाओं की ज़मींदारी थी, लेकिन वो सब ख़त्म हुई धीरे धीरे, और धीरे धीरे जब वो ख़त्म हुई तो इन्होंने भी बहुत बहुत ख़राब समय देखा। और बहुत ख़राब समय के साथ साथ उन्होंने ये हाल भी देखा कि घर में फाके की स्थिति पड़ गई। उन सारी चीज़ों के बावजूद ज़िंदगी को कैसे जिया जाता है, वो ये इस किताब में आपको देखने को मिलता है। दो चीज़ों को लेकर वो बहुत जिसे कहते हैं कि बहुत दृढ़ता के साथ कायम रहते हैं। एक तो शराब पीने की अपनी आदत और इश्क करने की अपनी आदत को लेकर। वो इस किताब में हर तीसरे चौथे पन्ने पर ये बात आ जाती है कि इंसान इन्हीं चीज़ों के लिए तो आया है, और वो उस पर बड़ी दृढ़ता से कायम रहते हैं और उसको सिद्ध भी कर देते हैं। किसी एक दूसरी प्रसंग के माध्यम से सिद्ध कर देते हैं कि जो शराब पीने की आदत है वो अच्छी चीज़ है, वो बुरी चीज़ नहीं है, और बाकायदा उसको लेकर शेर भी कहते हैं और उसको लेकर वो स्थापित करते हैं। लेकिन इस किताब में जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें आपको ऐसा जादू दिखाई देता है कि आप उसके मोहपाश में बंध जाते हैं। उन घटनाओं का जो किरदार, जिन किरदारों को वो उठाते हैं, उन किरदारों पर बात करते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें जब बताते हैं किसी एक व्यक्ति के बारे में, और इसमें ह्यूमर का उन्होंने गज़ब प्रयोग किया है। और
जो ह्यूमर है वो पूरी किताब में है। जब वो किसी किरदार को उठाते हैं और उसके बारे में इतनी खूबसूरती से गुदगुदाते हुए बताते हैं कि आपके अंदर ही एक आनंद पैदा हो जाता है। किसी एक शख्सियत को बहुत बहुत बारीकी से ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर उसकी छोटी छोटी सी जो कमज़ोरियाँ हैं उनको उठाते हैं, फिर उनके बहाने से जो वो बात करते हैं, आहा। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े व्यंग्यकार हुए मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब, उनका गद्य मैंने पढ़ा था और मैं उनके गद्य पे बहुत फ़िदा रहता हूँ और उनकी तीनों चारों उपन्यासों का मैं बड़ा प्रशंसक हूँ। लेकिन इसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये गद्य उस बड़े व्यंग्यकार की टक्कर का है, बल्कि कई जगह ये गद्य उनसे आगे निकल गया है। वो किताब कल्पना की किताब थी, ये हकीकत की किताब है, लेकिन इसमें भी जो ह्यूमर है और जो छोटी छोटी चीज़ों में जो उन्होंने जिस तरह से हंसाने के मौके तलाश लिए हैं वो अद्भुत हैं। और साथ में वर्णन है बहुत सारी चीज़ों का, मतलब त्यौहार कैसे बनते थे, मतलब मिठाइयाँ क्या बनती थी और किस तरह से राजपाट चलते थे। इस किताब में हैदराबाद के निज़ाम के बारे में क्या वर्णन है, मतलब हैदराबाद के निज़ाम अगर ज़िंदा होते तो इस किताब पर बैन लगवा देते। इस इतनी अच्छे ह्यूमर का उपयोग करके उन्होंने हैदराबाद के निज़ाम की पूरी शख्सियत को आपके सामने रखा है कि उसको पढ़ के ही वो ऐसा लगता है कि हैदराबाद निज़ाम आपके सामने एक टूटी चारपाई पर बैठे हैं घुटनों के बल, और उनकी पूरी तस्वीर आपके सामने आ जाती है। या सरोजनी नायडू का चित्र हो, या जवाहरलाल नेहरू से उनकी बड़ी अच्छी मित्रता रही, जवाहरलाल नेहरू का चित्र हो, या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जिक्र हो, उन सब चीज़ों को बहुत खूबसूरती से दिखाया। और आज़ादी के समय पटेल और नेहरू के बीच के संबंधों में जो दरार थी, और उस दरार के बीच में खड़े हुए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और उसके बीच पशुपेश में फंसे हुए जोश मलिहाबादी कि पाकिस्तान चाह रहा है कि वो पाकिस्तान के नागरिक हो जाएं, और जवाहरलाल नेहरू नहीं चाह रहे हैं कि वो भारत छोड़कर जाएं। तब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहते हैं कि तुम चले जाओ, क्योंकि नेहरू के बाद फिर तुम्हारा कौन होगा यहाँ, क्योंकि मेरा भी फिर कोई नहीं बचेगा। बहुत अद्भुत है इतिहास की छोटी छोटी जानकारियाँ, वो जानकारियाँ जो आपको किसी दूसरे किताब में नहीं मिलेंगी, वो सब इस किताब में हैं। आँखों देखा हुआ कड़वा सच। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस किताब में जोश साहब ने कहीं भी बेईमानी से काम नहीं लिया है। अपनी कमज़ोरियाँ, अपने दोस्तों की कमज़ोरियाँ, अपने परिवार की कमज़ोरियाँ, उन सब को बहुत तफसील से बताया है। और बहुत, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बुरी आदतों के बारे में और अपने बारे में सारा सब कुछ बहुत अच्छे से लिख दिया। मतलब उन्होंने ये तक भी लिख दिया है कि उनके शुरुआती इश्क जो हुए थे वो लड़कों से हुए थे 2। तो ये लिखना भी बहुत ईमानदारी का काम होता है। जब उन्होंने अपने 13-14 इश्क जो हुए उनका जिक्र किया है, तो उसमें सबसे पहले 2 जो हैं वो 2 लड़कों के साथ हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ईमानदारी से लिखी गई किताब है। मैं कुछ इस किताब में से कुछ खूबसूरत सा गद्य, जैसे एक होली, एक ज़माना वो भी था होली दिवाली सिर्फ हिंदुओं के नहीं हमारे भी त्यौहार थे। होली खेलने का बहुत पहले से इंतज़ाम किया जाता था। हर साल नई पिचकारियाँ बनाई जाती थीं, बड़ी बड़ी देगों में रंग भरा जाता था और ऐसी पिचकारियाँ चलती थी कि हम सब के कपड़े रंगों में तर और घर के तमाम दरो दरवाजे रंगीन हो जाते थे। होली खेलने की शुरुआत यूँ होती थी कि हमारी आवाम में से 10-20 ऊंचे तबके की औरतें सुबह 9-10 बजे अबीर गुलाल से भरे थाल सरों पर उठाए हमारे घर में गाती हुई आती थीं। मेरी दादी और मेरी माँ के माथे पर रंगीन टीका लगाकर, उनके दुपट्टों के पल्लुओं पर रंग छिड़क कर हमारे आंगन में घेरा बांधकर, होरी आज जले चाहे कल जले, मुरा कुंवर कन्हई मुँह से आन मिले, यह गाना शुरू कर दिया करती थीं। इस गाने की गूंज में ऐसी धूम से पिचकारियाँ चलने लगती थीं कि किसी को तन बदन का होश नहीं रहता था। चराग में बत्ती पड़ते ही मलिहाबाद के तमाम हुलियारे पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ और मिठाइयाँ सरों पर उठाए गाते बजाते नाचते और हुड़क बजाते हमारे मर्दाने मैदान में नज़र के वास्ते आया करते थे। एक दौर वह भी था कि हिंदू मुस्लिम दूध और मिठास की तरह मिले हुए थे।
राम राम और अस्सलाम अलैकुम ने अदा बर्ज अपना लिया। काबा और काशी ने एक दूसरे की गर्दन में बाहें डाल दीं। कौसर गंगा को मिलाकर एक गंगा जमुनी ज़बानी तहज़ीबी संगम तामीर कर दिया गया था, जिसमें मुसलमान हिंदुओं के और हिंदू मुसलमानों के त्यौहार मनाते थे। दोनों ने बेहद उदारता के साथ अपनी अपनी ज़बानों में काट छाँट करके एक हिंदू मुसलमान ज़बान यानी उर्दू की नींव डाल दी थी। और आज यह आलम है कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे को देखते हैं तो उनकी आंखों में खून उतर आता है। खबीज़ फिरंगियों ने हिंदू मुस्लिम नफ़रत का जो पौधा बोया था, हम आज उसके फल खा खा कर पागल हो चुके हैं, और इस कदर पागल कि अब हम एक दूसरे से यह पूछ भी नहीं रहे हैं कि कभी हम में तुम में भी प्यार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। ऐसा लगता है आज की कोई तस्वीर खींच दी गई है। ये कोई बहुत पुरानी तस्वीर ना होकर आज की तस्वीर है, और इस तस्वीर के साए में जब आप देखते हैं तो लगभग वही लिखा गया है जो आज हम देख रहे हैं। और कुछ चीज़ें और जो इसमें बहुत अच्छी हैं, जो मैं कुछ चीज़ें पढ़ने का मोह नहीं छोड़ पा रहा हूँ, वो चीज़ें जो इस अजीब दौर में जब एक हर तरफ एक शोर बरपा है कि निकाल दो शहर से तवाइफों को, तोड़ डालो मैखानों को और उजाड़ कर रख दो बागों को। ये जो तवाइफों और विशेषकर शराब नोशी को लेकर जो उनका दुख था वो हमेशा सामने आता था। मिठाइयों में जशी हलवा, सोहन पपड़ी, हलवा सोहन, जर्दा, अनार का जर्दा, पिस्ते बादाम का जर्दा, जाफरानी जर्दा, खीर, शीर खुरमा, लच्छे, मलाई, मीठे समोसे, कुल्फियाँ, मलाई के आबखोरे, दूध मिश्री मिलाकर बना पकवान, रसावल, गुड़म्बा, पेवसी, बर्फ़ी, जलेबियाँ, इमरतियाँ, लड्डू, बाजरे का मलीदा, कलाकंद, गुलाब जामुन, पेड़े, पैठा, चावल आटे के मेल से बनी मिठाई, दंदान मिश्री, शक्कर पारे, लौज, चटनियाँ और मुरब्बे, दही, रायता, फुल्कियाँ, दही बड़े, तली दालें, तिकोने, समोसे। बहुत लंबी सूची है, बहुत लंबी सूची है मिठाइयों की जो दस्तरखान पर सजाई जाती थी त्योहारों के दिनों में। और अभी मैंने ये केवल मिठाइयों के नाम लिए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें हैं। मौलाना आज़ाद के साथ गांधी जी से मिला, उनकी सूरत ने मेरे फ़लसफ़ा के शौक़ पर तड़ाक से थप्पड़ मार दिया, और मेरे दिल में उस वक्त ये बात आई कि इस कदर टूटे हुए जिस्म और इस कदर बिगड़े हुए चेहरे का आदमी दुनिया में कर ही क्या सकता है। हिंदुस्तान की आज़ादी, ये मुँह और मसूर की दाल, गांधी जी को लेकर कह रहे हैं। मायूसी ने मुझे ढांक लिया, लेकिन जब अलग अलग समस्याओं पर उन्होंने ज़बान खोली तो उनकी राय के नतीजों और उनके लहजे की मजबूती ने यकीन दिला दिया कि हिंदुस्तान को जिस सूरमा का इंतज़ार था वह आ गया। अब हमारे दिन बुहर जाएंगे। गांधी जी के पास पंडित मोतीलाल की साहबजादी विजय लक्ष्मी सर झुकाए हुए बैठी थी। इसके बाद हम सब पंडाल में जाने के लिए बाहर आए। अल्लाह अल्लाह, वह हिंदू मुस्लिम एकता का जोशो खरोश, वो कौसर व गंगा की गले मिलती मौजें, आँखों में इरादों के वो हूंकते भंवर, वो सूरमाओं की गरजती जवानियाँ, ये सब बहुत खूबसूरत गद्य में उन्होंने लिखा है। जोश मलिहाबादी से मेरा के बारे में जो मैंने जाना वो मुझे लगता है कॉलेज के समय में जब दूरदर्शन पर एक धारावाहिक आता था, मिर्ज़ा गालिब के तुरंत बाद वो शुरू हुआ था, कहकशां, जो जलाल आगा साहब ने जिसको निर्देशित किया था, और जगजीत सिंह जी ने ही उसमें संगीत भी किया था, और उसमें उन्होंने लगभग सारी नज़में और गज़लें उन्होंने ही गाई थीं। उसमें जो जोश मलिहाबादी जी पर जो अंक केंद्रित था, उसमें अलग अलग शायरों पर अंक, जैसे मिर्ज़ा गालिब केवल मिर्ज़ा गालिब पर केंद्रित था, कहकशां में अलग अलग शायरों की ज़िंदगियों पर अलग अलग एपिसोड आते थे। और जो जोश मलिहाबादी जी पर जो धारावाहिक आया था वो परीक्षित साहनी जी ने बहुत खूबसूरती से, क्योंकि वो दिखते भी जोश मलिहाबादी जी की तरह ही थे, उन्होंने बहुत खूबसूरती से जोश मलिहाबादी जी के कैरेक्टर को निभाया था। और तब मैंने देखा, तब उसमें एक नज़्म थी उनकी, अलविदा, वो नज़्म जैसे कोई सीने में फांस की तरह गड़ कर रह गई। आज भी मैं उसको कई बार सुनता हूँ, कई बार उसे देखता हूँ, और बार बार सुनता हूँ जगजीत सिंह की आवाज़ में, उसके बराबर की उदासी मुझे कहीं नहीं दिखती।
उसमें जो उदासी है वो उदासी मुझे फिर कहीं नहीं दिखाई देती। जब जोश मलिहाबादी जी मलिहाबाद छोड़कर निज़ाम की नौकरी करने के लिए दक्षिण जा रहे थे, दक्कन जा रहे थे, तब उन्होंने वो नज़्म लिखी थी, अलविदा। ए मलिहाबाद के रंगीन गुलिस्तां अलविदा। इसके जो 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 बीच के दो बंद हैं जो मुझे बहुत पसंद आते हैं। कल से कौन इस बाग को रंगीन बनाने आएगा, कौन फूलों की हंसी पर मुस्कुराने आएगा, कौन इस सब्ज़े को सोते से जगाने आएगा, कौन इस सब्ज़े को सोते से जगाने आएगा, कौन जागेगा कमर के नाज उठाने के लिए, चांदनी रातों को जानों पर सुनाने के लिए। ए मलिहाबाद के रंगीन गुलिस्तां अलविदा। और इसको जिस तरन्नुम में जगजीत सिंह जी ने गाया था, उस तरन्नुम में मैं, हालांकि मुझे गाना नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं ज़रूर उसको गुनगुना के सुनाना चाहता हूँ। अगला जो इसका बंद है, आम के बागों में जब बरसात होगी पुरखरोश, मेरी फुरकत में लहू रोएगी चश्मे मैं फरोश, रस की बूंदें जब उड़ा देंगी गुलिस्तानों के होश, कुंज रंगी में पुकारेंगी हवाएं जोश जोश, सुन के मेरा नाम मौसम गमज़दा हो जाएगा, एक महशर सा गुलिस्तां में बपा हो जाएगा। ऐ मलिहाबाद के रंगीन गुलिस्तां अलविदा। हश्र तक रहने न देना तुम दक्कन की खाक में, हश्र तक रहने न देना तुम दक्कन की खाक में, दफन करना अपने शायर को वतन की खाक में। ऐ मलिहाबाद के रंगीन गुलिस्तां अलविदा अलविदा अलविदा। दोस्तों, इस किताब को पढ़ने के बाद ऐसा दिमाग हो जाता है कि कुछ समझ में ही नहीं आता क्या करा जाए। ये किताब ऐसी अद्भुत किताब है कि इसको बार बार पढ़ा जाए। ये संभवतः बहुत सारी उन किताबों के साथ मेरी टेबल पर वहाँ रखी रहेगी जहाँ पर वो किताबें रखी रहती हैं जिनको मैं कभी भी पढ़ सकता हूँ। जोश मलिहाबादी जी की आत्मकथा जो है, इसको आप ज़रूर पढ़िए। इसके जो खंड हैं, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें पहला तो उनका जीवन वृत्त उन्होंने पूरा लिखा है, शुरुआत से लेकर और पाकिस्तान तक का पूरा, और उन जहाँ तक वो जिए वहाँ तक। और फिर उसके बाद में अपने ख़ानदान के बारे में उन्होंने बताया है कि उनके परदादा, उनके दादा, पिता, माँ, चचा, बीवी, बेटी, बेटा। पिता के बारे में ऐसा किसी ने नहीं लिखा होगा। मैं दावे से कह सकता हूँ कि माँ के बारे में तो बहुत लिखा गया है, पिता के बारे में ऐसा गद्य नहीं लिखा गया होगा। पिता जिनसे उनका 36 का आंकड़ा रहा, पिता से उनकी पटती नहीं थी, उसके बावजूद पिता से उनका प्यार और पिता का उनके लिए प्यार, उनके पिता का जो प्यार है वो शायद वैसा कहीं नहीं है। फिर चंद काबिल ज़िक्र दोस्त जो उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनमें शायर हैं ज़्यादातर, और इनमें फ़िराक गोरखपुरी साहब हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी हैं, सरोजनी नायडू हैं, और बहुत सारे उस समय के बड़े शायर हैं। और मेरे दौर की चंद अजीब हस्तियाँ, ये बहुत पढ़ने लायक है। इसको पढ़ते समय बहुत आनंद आता है। इसमें छोटी छोटी गुदगुदाती हुई चीज़ें हैं, किसी एक शख्स को उठाकर उसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी देते हैं। जैसे एक शख्स हैं, वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जो कि अगर कोई खांस देता था तो गालियां बकते थे, और वो बड़े नवाब के पास बैठे हैं, जोश मलिहाबादी जी उनको बुलाने ले गए, और वहाँ किसी को कोई बड़े एक ज़मींदार को खांसी आ गई और उन्होंने नवाब के सामने ही उसको गालियाँ बक दी, और पूरे दरबार में सन्नाटा खिंच गया। ये सब चीज़ें मतलब
पढ़ने के एक और साहब थे जिनको हंसने की बहुत आदत थी कि वो पेट पकड़ पकड़ के हंसते थे, और वो किसी बड़े आदमी के पास बैठे हैं और वो जोश मलिहाबादी जी का चेहरा देखा और हंस पड़े उसको देखकर। और मेरे इश्क, इसमें एस एच और एन जे जो हैं, शुरुआत के 2 इश्क हैं, वो लड़के हैं। और जो पहला वाला है एस एच, उसके बारे में तो क्या खूबसूरती से लिखा है। इतनी खूबसूरती से किसी ने अपनी स्त्री मित्र के बारे में भी नहीं लिखा होगा जितना उन्होंने अपने पुरुष मित्र के बारे में लिखा है। और इसके बाद में फिर 1 2 3 4 5 6 7 जो हैं वो महिला मित्र हैं उनके। मतलब उन्होंने किसी भी चीज़ को लेकर कुछ भी दुराव छुपाव नहीं रखा है, कोई भी जैसे इसमें जैसे एक जगह बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने लिखी है कि मेरी आंखों में ख्याली मंजर उतर आए और फिर अचानक ये तमाशा देखना शुरू कर दिया कि यजीद, शिमर, नादिर, नीरू, चंगेज़, हलाकू, मुसोलिनी और हिटलर इंसानी खून के दरियाओं में अपनी रंगीनियों के जहाज़ चला रहे हैं। जीतने वाले अपने दुश्मनों की लाशों पर कालीन बिछा बिछा कर फतह के जश्न मना रहे हैं। मसीह को सलीब पर लटकाया जा रहा है, सुकरात को जहर का प्याला पिलाया जा रहा है, और यह सारे तमाशे हो रहे हैं उस खुदा की आंखों के सामने जो इंसाफ करने वाला है, होशियार है, रहम करने वाला रब है और रिज्क देने वाला है, और जो अपने बंदों से 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करता है। इसके बावजूद वह टस से मस नहीं होता। इन तमाम बातों पर एक सांस में गौर करने के बाद ज़िंदगी में वह पहला दिन था कि खुदा की तरफ से मेरे दिल में शदीद बदगुमानी पैदा हो गई। और झूठ क्यों बोलूँ, मुझको खुदा पर इस कदर गुस्सा भी आया कि मैंने चारों तरफ निगाह दौड़ाई कि अगर आसपास कोई मस्जिद हो तो उसे आग लगा दूँ। ये पाकिस्तान में बैठकर लिखा है। ये एक शायर कितने हिम्मत से लिखता है, एक लेखक कितने हिम्मत से लिखता है और कितनी ईमानदारी से लिखता है, उसका बहुत दिलचस्प नमूना है। इसके पीछे के हिस्से में एक परिशिष्ट है जहाँ पर इस किताब के आने के बाद की घटनाएं हैं, जो कि जाहिर सी बात है, जो कि ज़्यादातर पाकिस्तान पर केंद्रित हैं, जिसको उन्होंने अलग से जोड़ा है बहुत सारा। और उसमें छोटी छोटी सी घटनाएं हैं, जो छोटी छोटी बातें जो विशेषकर पाकिस्तान में रहने के दौरान उनको महसूस हुई, वो हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको गद्य की तहज़ीब सीखनी हो, उसका सलीका सीखना हो, और वाक्यों और शब्दों का उपयोग करने का तरीक़ा सीखना हो, तो एक शायर से सीखना पड़ेगा कि एक शायर कैसे उस सलीके से और उस तरीके से गद्य कहता है कि आपको एक एक शब्द में से खुशबू निकलती हुई महसूस होती है। ये किताब अभी तो मुझे लगता है लॉकडाउन में आप इसको ऑर्डर नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं बहुत दृढ़ता के साथ आपसे कहता हूँ कि ये 400 रुपये खर्च करके आपको कभी भी अफसोस नहीं होगा। ये 400 रुपये आपको ऐसा लगेगा कि शायद इस किताब के 400 रुपये कम थे, इसकी कीमत और होनी थी। और नाज खान जी ने, जिन्होंने इसका अनुवाद किया है, उनको शुक्रिया कि उन्होंने एक बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी किताब को हम तक पहुंचाया है। यादों की बारात संवाद प्रकाशन से ये किताब प्रकाशित होकर आई है। मेरठ का ये प्रकाशन है, 400 रुपये में आई है। इसको ज़रूर ख़रीदिए और इसको ज़रूर पढ़िए। ये बहुत बहुत अच्छी किताब है। इसके बारे में बहुत तफसील से मैं बोल नहीं सकता क्योंकि समय की भी सीमा होती है। ये थोड़ी सी कुछ बातें थी इस किताब पर, और जो मैंने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर दिन मैं एक नई किताब के साथ आऊँ। जितनी किताबें मेरे पास हैं उतनी किताबों के साथ तो मैं रहूँगा ही। जैसे कल मैं हमारे समय की एक बहुत अच्छी लेखिका हैं गीता श्री जी, उनका जो एक नया उपन्यास आया है वाया मीडिया, जो पत्रकारिता पर है, और पत्रकारिता की अंदर की कहानी, पत्रकारिता भी 20 साल पहले की पत्रकारिता या 25-30 साल पहले की पत्रकारिता, उस पर केंद्रित वो उपन्यास है। उस पर मैं चर्चा करूँगा। और परसों मैं एक कविता संग्रह रश्मि भारद्वाज जी का, मैंने अपनी माँ को जन्म दिया है, उसकी कुछ कविताएं आपसे साझा करूँगा और उस संग्रह पर चर्चा करूँगा। बाकी हम लोग सब 3 मई तक इस लॉकडाउन में रहेंगे, और जाहिर सी बात है कि अब 21 दिन बीतने के बाद में थोड़ा सा अवसाद अंदर जन्म लेता है, थोड़ी सी अंदर से कसमसाहट होती है। तो मुझे लगता है कि जब सुबह होने वाली होती है तो अंधेरा थोड़ा सा घना होता है। तो ये अंधेरा अब घना हो रहा है, लेकिन इसके उस पार एक सुबह खड़ी होकर हमारी प्रतीक्षा कर रही है कि हम बस इतनी सी रात और काट लें, और इस रात के बाद
एक सुबह है। बहुत सारी बातें हैं जो हमें राजनीति पर करनी है, हमें इसकी गलतियां बतानी है, उसकी गलतियां बतानी है। मुझे लगता है उसके लिए हमारे पास बहुत समय है, बाद में हम सब कुछ वो कर लेंगे। सब तरफ से गलतियां होती हैं और हो रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तो बहुत सकारात्मक होने की ज़रूरत है। हम प्रेम करें, हम एक दूसरे से बहुत जोड़ करें, भाईचारा रखें, अपनापन करें। ये नफ़रत, ये हिंसा और ये सब घृणाएं, ये हमें कुछ भी नहीं देंगी। ये हमें अंदर से इतना नकारात्मक कर देंगी कि फिर कोई भी बाहरी बीमारी हमारे ऊपर बहुत जल्दी हावी हो जाएगी। तो अपने को बचाना है तो प्रेम, मोहब्बत, अखलाक, भाईचारा, अपनापन, इनके साथ रहें। हिंसा, घृणा, नफ़रत 5000 सालों में इंसानियत ने इनकी बहुत नुकसान उठाए हैं। अभी तो हमें एक बड़े दुश्मन से लड़ना है, तो प्रेम के साथ लड़ें, हम सब साथ होकर लड़ें। कल मिलते हैं एक और किताब के साथ। नमस्कार।